Hi, welcome to the online platform of the Guidance Coaching Institute बेतिया। हम लोग अभी तक इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट स्टार्ट किए हुए हैं और इलेक्ट्रोस्टैट में कंटिन्यूसली धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई होप कि आप लोग सारे लेक्चर को एंजॉय करते होंगे और धीरे धीरे उससे जो भी आपकी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी उसको आप लोग लर्न बाय कर रहे होंगे वन बाय वन। आपको जितने भी लेक्चर यहाँ पे मिलेंगे उसमें एक एक करके आप लोग लेक्चर बाय लेक्चर एकदम सॉलिड ग्रास्पिंग कीजिएगा, क्योंकि जितना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा उतना ही अच्छा आपका सब्जेक्ट होगा, उतनी ही अच्छी आपकी उस सब्जेक्ट पे पकड़ होगी और उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको अच्छा फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस सिचुएशन में हम लोग आगे बढ़े थे। हमारा प्रोसेस शुरू हुआ था, 12th का लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई लेक्चर हमने अपलोड किया और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे एप्लीकेशन ऑन कूलम्स लॉ। अब इसी एप्लीकेशन में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी अप्लाइड पार्ट चल रहा था, इस लेक्चर में भी अप्लाइड पार्ट चलेगा और अगले 1-2-3 लेक्चर में भी अप्लाइड पार्ट चलेगा और यही अप्लाइड पार्ट ही आपको काम आएगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी से आपको अच्छे से सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आएगी। आई होप कि यू लाइक इट एंड एंजॉय। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने, कॉन्सेप्ट है, व्हेन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर इन एयर देन फोर्स बिटवीन देम इज एफ। नाउ बोथ द चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन ए मीडियम and if force between them does not change, then find out the distance between charged particles in medium if DEC short form में हम कहते हैं dielectric constant of medium is K। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन में क्या दिया है, when two charged particles, कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे पास? 2। बिल्कुल सही। तो मान लेते हैं ये पहला हमारा चार्ज पार्टिकल है Q1 और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? R। क्वेश्चन में दिया गया है कि अभी इन दोनों को हमने किस मीडियम में रखा है बाबू? तो इसको हमने रखा है किस में? एयर में। इसको किस मीडियम में रखा है हमने? एयर में। बिल्कुल सही। क्वेश्चन को पढ़ते चलो और सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो जब एयर में हमने रखा है तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? F। तो F इज इक्वल टू, ये किस मीडियम की फोर्स है बाबू? एयर में। तो फोर्स इन एयर कितने के बराबर होगा? K Q1। तो यहां पे अब K नहीं लिखते हैं चूंकि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमने यूज किया हुआ है। तो जो हमारा वैल्यू है कूलम्स कांस्टेंट का 1/4 इप्सिलॉन नॉट, जो एयर की परमिटिविटी है, इंटू Q1 बाई Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको लिख लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे बढ़ो। नाउ बोथ चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन ए मीडियम एंड इफ फोर्स बिटवीन देम डज नॉट चेंज। अब दोनों चार्ज पार्टिकल को हम कहां रख रहे हैं बाबू? किसी मीडियम में। तो मान के चलिए ये हमारा वही चार्ज पार्टिकल है Q1 और ये हमारा चार्ज पार्टिकल है Q2। मीडियम में डिस्टेंस हम नहीं जानते हैं तो इसको मैं लिख देता हूं RM। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये कहां की हम बात कर रहे हैं? किसी दूसरे मीडियम में, और उस मीडियम की डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है? K। बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों चार्ज पार्टिकल को एयर के अलावा जब किसी दूसरे मीडियम में हम रखते हैं तब भी जो एयर में फोर्स लग रहा था वही फोर्स यहां भी लग रहा है। तो यहां पे मैं लास्ट में इक्वेशन लिखूं तो Fm, फोर्स इन मीडियम, तो यहां पे हमें क्या लिखना होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन या EM लिखना होगा। EM लिखना होगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई RM का स्क्वायर। इसको कहो इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं भाई? जरा सोच के देखो तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ फोर्स बिटवीन एयर एंड मीडियम, दोनों अगर चेंज नहीं करता है, मतलब एयर और ये चेंज नहीं कर रहा है, मतलब LHS इसका इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में फोर्स क्या नहीं चेंज कर रहा है, फोर्स डज नॉट चेंज। तो जब फोर्स नहीं चेंज कर रहा है तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई EM Q1 Q2 डिवाइडेड बाई RM स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो तो Q1 Q2 Q2 ने मारा, 4 पाई और 4 पाई ने मारा। अब इसको उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। तो इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो गौर से जरा देखो, तो इसको अगर हम लोग इधर भेजेंगे बाबू तो ये RM स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये किसकी डिस्टेंस थी, एयर में। ये किस में डिस्टेंस था, एयर में। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एयर इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग इसको इधर भेजे हैं और इसको हम इधर भेज रहे हैं, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए, RM को इधर मैंने ट्रांसफर किया और इप्सिलॉन नॉट को उधर, तो इधर क्या बचेगा, इप्सिलॉन नॉट बाई EM। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सोच के पहचानो इसको, ये वाला टर्म पहचानो क्या है। अगर इसी को हम लोग पलट दें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, पहले नोट करो इसको क्लियरली, फिर मैं आगे दिखा रहा हूं क्या है ये। देख लिया बाबू, चलो इधर देखो, तो इसको देखो यहां पे नोट। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ एयर। इसी रेशियो को हम ER से डिनोट करते हैं, या क्या चीज से डिनोट करते हैं, K से, और इसी को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई दिक्कत। तो जरा EM बाई E नॉट के रेशियो को K कहते हैं, तो E नॉट बाई E के रेशियो को क्या कहेंगे, 1/K। तो इस इक्वेशन से जरा देखो तो बाबू, RM स्क्वायर डिवाइडेड बाई R एयर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 1/K लिख सकते हैं। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो इसको इधर भेजेंगे, तो देयरफॉर RM स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर एयर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, K। अब इधर रूट हटाएं, तो देयरफॉर RM इज इक्वल टू, रूट चढ़ा दो इस पे, R स्क्वायर एयर डिवाइडेड बाई K। देयरफॉर RM इज इक्वल टू R एयर डिवाइडेड बाई अंडर रूट K। गॉट माई पॉइंट। तो ये निकल गया उस मीडियम में दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन ए मीडियम इफ फोर्स डज नॉट चेंज। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 पॉइंट चार्जेस पहले एयर में रखे गए थे, उसमें उनके बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना था बाबू, F। ठीक है भाई, F हमने F एयर में मान लिया था। अच्छा, मीडियम में भी फोर्स वही रहा F, यानी F एयर और FM ये गिवन में था, दोनों का फोर्स चेंज नहीं कर रहा है। तो बताइए कि उस मीडियम में डिस्टेंस कितना होगा, कोई दिक्कत। तो उस मीडियम में दोनों चार्ज, RM का मतलब होगा दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस इन दैट मीडियम, और K उस मीडियम की क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये किस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है। सो वी हैव गॉट एन इक्वेशन, राइट डाउन। ओके, ठीक है, मैं इधर मिटाऊं, चलिए इधर मिटा, ठीक है भाई। लिखिए लिखिए, आप लोग लिखिए, इधर मैं मिटा रहा हूं। इधर मिटा है बाबू, ओके। जल्दी जल्दी थोड़ा लिखिए। क्वेश्चन को मिटा दे।
चलो नेक्स्ट बढ़े हम लोग। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के बाद अब प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम मतलब अब कितना आपने सीखा है कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट से, ये सारा हम अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे कूलम्स लॉ को यूज करते हैं। अभी ये बहुत लंबा एप्लीकेशन चलेगा, इसलिए आप लोग को धीरे धीरे एकदम सॉलिड अंडरस्टैंडिंग रखना है। ठीक है बाबू? ओके, हो गया ये? चलो बेटा, डन। नेक्स्ट, अब आप लिखोगे प्रॉब्लम। देखो क्या है प्रॉब्लम में बाबू, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये पॉइंट इसका ओरिजिन है। यहां पे एक यूनिट पे एक चार्ज रखा गया है Q और 2 यूनिट पे भी रखा गया है चार्ज कितना Q। ये डिस्टेंस जो है 4 यूनिट है और इस पर भी चार्ज कितना है Q। ये नेक्स्ट जो है वो अगला यूनिट है, ये 8 यूनिट पे है और यहाँ भी चार्ज कितना रखा गया है Q। और ये कितना यूनिट है 16, यहाँ भी चार्ज कितना रखा गया है Q। ऐसे करते करते ये टर्म जो है कंटिन्यूअसली कहाँ तक चला गया है, इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या है इसको आपको समझना है। ये ओरिजिन जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, यहां पर एक चार्ज हमने रखा है Q0। यहां पर गौर से सारे क्वेश्चन को देख लो। यहां पे ओरिजिन पे एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है कितना बाबू, Q0। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे कितना Q, सेकंड पे भी कितना Q, 4 पे भी कितना Q, 8 पे भी कितना Q। इस तरह करते करते हम कहां तक चले गए हैं, इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन है हमारा क्या है, कैलकुलेट दी नेट फोर्स ऑन Q0 प्लेस्ड एट दी ओरिजिन। बहुत अच्छे सॉल्यूशन, सब कोई गौर से देखिएगा बाबू, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास कितने चार्ज हैं, काउंट नहीं है, इनफाइनाइट चार्जेज हैं। बिल्कुल सही। क्या सभी चार्जेज एक ही पॉइंट पे हैं या अलग अलग पॉइंट पे हैं? बिल्कुल अलग अलग पॉइंट पे हैं भाई, अलग अलग कंटिन्यूअसली पॉइंट पे। कहां तक चले जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे। एक चार्ज हमारे पास Q0 है जो ओरिजिन पे रखा गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस Q0 पे फोर्स बताइए, नेट फोर्स बताइए कितना लगेगा। पहला सवाल उठता है किस फोर्स की बात कर रही है, चूंकि चार्ज पढ़ रहे हैं तो यहां कूलम्बिक फोर्स की बात कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से। तो स्टेप नंबर 1 में अब यहां से अप्लाई। स्टेप नंबर 1 क्या है, पहचान कौन, तो पहचान लिया कौन सा, Q0। उसके बाद क्या करना है, काउंट रिमेनिंग चार्जेज। तो गिनती कर लो 1 2 3 4 5, कहां तक, इन्फिनिटी तक। बिल्कुल सही। अब आ जाओ भाई, उसके बाद क्या करना था, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो किस पे फ्री बॉडी डायग्राम, Q0 पे। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट 1 पे जो चार्ज है, जरा सोच के देख, ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो मतलब जब रिपेल करेगा तो पहले कोऑर्डिनेट पे जो चार्ज है उसके द्वारा लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा या राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड। बिल्कुल सही, इसको कहो F1। अब ये भी चार्ज इसको क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। इसके द्वारा लगने वाला कितना हो गया, F2। ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देखते रहो, Q0 पे बाकी जितने चार्जेज हैं ये सारे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे जिसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा। तो कॉन्सेप्ट याद करो, हम लोग क्या पढ़े थे। मान लीजिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। तो अगर सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है
तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड डैश डैश डैश, जितने भी वेक्टर रहते तो हम जोड़ देते। तो सेम कहानी यहां भी वही है। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पहला फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड प्लस F2 का मैग्नीट्यूड प्लस F3 का मैग्नीट्यूड डैश 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 कहां तक, F इंफिनिटी तक का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम देखते हैं किस पे नेट फोर्स निकाल रहे हैं बाबू, Q नॉट पे। तो पहला इसके द्वारा तो लिख कितना होगा K पहला चार्ज, Q किस पे Q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो दोनों के बीच में कितना है 1 स्क्वायर, बिल्कुल सही। दूसरा फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा K Q नॉट डिवाइडेड बाय कितना स्क्वायर बाबू 2 स्क्वायर, बिल्कुल सही। प्लस तीसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड बता कितना होगा K Q नॉट डिवाइडेड बाय कितना स्क्वायर 4 स्क्वायर, बिल्कुल सही। प्लस तीसरे में देख कितना नेक्स्ट K Q नॉट डिवाइडेड बाई कितना स्क्वायर 8 स्क्वायर डैश डैश, कहां तक ये चला जाता, इंफिनिटी तक, बिल्कुल सही। अब ऐड करते जाओ इसको, तो F नेट इज इक्वल टू, इसमें कॉमन देखो तो बाबू क्या है K Q नॉट कॉमन है, तो यहां पे क्या बचेगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर डैश डैश डैश, ये कहां तक चला जाता, इंफिनिटी तक। कोई दिक्कत? क्या ये हमारा सॉल्व हो गया कि अभी सॉल्व नहीं हुआ है? बिल्कुल अभी नहीं सॉल्व हुआ है। तो जब सॉल्व नहीं हुआ है तो क्या करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए भाई? तो सॉल्व करने के लिए गौर से देखो, तो इसमें पहले देखो, इसको हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, पहला टर्म, इसको कितना लिख सकते हैं 1/4, और तीसरे टर्म को हम कितना लिख सकते हैं 1/16। गौर से देखते रहे हो। अब ये फर्स्ट टर्म को हो, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, जरा सेकेंड टर्म को डिवाइड करो तो यानी 1/4 को डिवाइड करो 1/1 से, तो ये कितने के बराबर आएगा 1/4 के बराबर। उसी तरह से थर्ड टर्म को जरा डिवाइड करो तो सेकेंड टर्म से, तो 1/16 को जरा डिवाइड करो 1/4 से, तो ऊपर जाएगा 4 और नीचे रहेगा 16, काटोगे तो कितना हो जाएगा 1/4। मतलब ये मैं कुछ दिखा रहा हूं, सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तब भी इसका रेशियो कितना आएगा 1/4, अगर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करते हैं तब भी रेशियो कितना आएगा 1/4। सिमिलरली अगर फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करते तब भी रेशियो कितना आता 1/4। तो जब भी मैथ्स में इस तरह का अगर सीरीज मिले जिसका रेशियो कॉमन हो, तो ऐसे सीरीज को हम कहते हैं जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे आपने एपी के बारे में पढ़ा था, दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। उसी तरह जीपी के लिए कंडीशन है हमेशा दो टर्म के बीच में रेशियो कांस्टेंट होगा, जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। और उस कॉमन रेशियो, जैसे कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया, उसी तरह कॉमन रेशियो को किससे डिनोट करेंगे, आर से। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं ए और कॉमन रेशियो को हम क्या कहेंगे बाबू, आर। तो ये बताओ तो किस में है, एपी में है या जीपी में है, जीपी में है। तो इसका मतलब हुआ कि जीपी का सम हमें करना है, कहां तक करना है, इनफाइनाइट टर्म तक करना है। कोई दिक्कत? किसको जोड़ना है बाबू, एपी को या जीपी को, जीपी को। कहां तक जोड़ना है, इनफाइनाइट टर्म तक जोड़ना है, बिल्कुल सही। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? चूंकि आप लोग मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू होता है a/1 माइनस आर। कोई दिक्कत? चलो मिटा के लिख देता हूं, क्लियर नहीं है? ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू होता है a/1 माइनस आर। याद रहेगा ये क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ
जीपी। ये फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें ए को कहेंगे फर्स्ट टर्म, 1 हमारा नंबर है, और आर को क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। तो देखो तो ये एक लाइन में निकल जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू कितना होगा, के क्यू क्यू नॉट, और इसको जोड़ दो तो इसमें पहला टर्म क्या था बाबू, पहला टर्म कितना था 1/1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी थी 1/4। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4, ऊपर चला जाएगा 4, तो ये वैल्यू आएगा एफ नेट इज इक्वल टू 3k क्यू नॉट, 3k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई कितना आएगा 4। तो ओरिजिन पे जो चार्ज रखा गया है क्यू नॉट, उस पे नेट फोर्स की वैल्यू निकलेगी इतना। लिख लो, नोट डाउन। ओ सॉरी, ये उल्टा हो गया है थोड़ा सा, ये 4 नीचे आ जाएगा ना, यहां 3 रहेगा, तो ये वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4/3। ठीक है, ये बाई का बाई मल्टीप्लाई, इसको देखो 1/1 हो जाएगा, और यहाँ 3/4 हो जाएगा, फिर बाई का बाई मल्टीप्लाई 4 ऊपर चला जाएगा 3, लास्ट रिजल्ट वही है। लिख लीजिए, नोट डाउन। कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, ठीक है, वो लास्ट पार्ट में उतना। लिख लिया आप लोग? ओके, मैं मिटाऊं इधर, चलिए इधर को मैं मिटाता हूं नेक्स्ट, उधर आप लिखो, मैं इधर मिटाता हूं। ठीक है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अप्लाइड पार्ट में। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जल्दी लिखो। बढ़िया आगे, चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए तो क्या है। सब लोग देखते रहिए, ये एक स्क्वायर है, यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q, यहां पे है 2Q, यहां पे है 3Q, और यहां पे है 4Q। ठीक है भाई, और सेंटर पे इसके रखा गया है जिसकी वैल्यू है Q0। स्क्वायर का साइड जो है वो A के बराबर है, देखते रहना सब लोग। इसी क्वेश्चन में A है और A है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q0। बस क्वेश्चन यही है, टेक्निकली देखो तो बस वही हमारे पास जो 4 स्टेप्स हैं उसी पे सारे सवाल बनेंगे। ठीक है भाई, चलो इसको पहले लिखो क्वेश्चन को, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो तो बाबू कह रहा है कि नेट फोर्स निकालिए। किस फोर्स की बात कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब वो हमारा कूलम्बिक फोर्स है। तो जब तक इसमें हम लोग साथ हैं, यहां मैंने बताया था कि आपको ज्यादातर आपको कूलम्स लॉ से ही रिलेटेड पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में यही देखना है। कैसे इसके साथ हम लोग देखेंगे, बार बार आप लोग रिपीट करके लेक्चर को देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट है। सिस्टम कैसा है हमारा? स्क्वायर है। क्या स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे सेम चार्ज है या डिफरेंट चार्ज है? डिफरेंट चार्ज है। यहाँ पे नाम भी मैं दे देता हूँ, इस पॉइंट को कहो बाबू A,
ये हमारा बी सी डी, कोई दिक्कत, और ये सेंटर है ओरिजिन, सॉरी सेंटर है ओ। यहां पर जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड है Q, 2Q, 3Q, 4Q, और सेंटर पे जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड है Q0। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सारे चार्जेज के द्वारा इस Q0 पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, मतलब कुलम्बिक फोर्स, उसको फाइंड आउट कीजिए। तो पहला स्टेप में पहचान कौन, तो पहचान लिया, कौन है बाबू, Q0, बिल्कुल सही। तो Q0 हमने पहचान लिया। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना था, काउंट रिमेनिंग। तो इसको छोड़ के बाकी गिनो, तो कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल सही। अब तीसरे स्टेप में मैंने कहा था फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो फ्री बॉडी डायग्राम अब ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए के द्वारा, तो ध्यान से सब लोग देखना, इधर देखो देखो देखो, ए के द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस लाइन के अलोंग लगेगा, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला लाइन ये है, डायगोनल। इसी लाइन के अलोंग ये लगेगा, मान लीजिए कौन सा फोर्स बाबू, F1। कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है ओ पर, कितना, F1। कोई दिक्कत किसी को, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये काम करेगा, डायगोनल का आधा, बिल्कुल सही। उसी तरह से अब इसको जरा देखो, ए के द्वारा जो Q0 पे फोर्स लग रहा है इसको मैंने क्या नाम दिया, F1। अब 2Q के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो किस लाइन के अलोंग लगेगा, इसी डायगोनल के अलोंग। और चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, रिपल्सिव होगा। इसका नाम दे दो F2। ये हमारा कौन है, F1। अब 3Q, ये वाला देखो तो 3Q Q0 पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है भाई, इसको भी जरा देख लेते हैं, फिर आगे मैं चेक करूंगा। और 4Q के द्वारा जो फोर्स लगेगा इस पे, इस लाइन के अलोंग लगेगा, और इसका नाम ले लो F4। बहुत अच्छे। सबसे पहला तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से इधर फोर्स लग रहा है F1 और इधर लग रहा है F2, सॉरी F2 नहीं, F3। इस डायरेक्शन में लग रहा है F2 और नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है F4। अगर गौर से देखो तो F1 और F3 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और F2 और F4 भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर F1 और F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो F1 और F3 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली अगर F2 और F4 का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट 0, मतलब पूरा नेट फोर्स ऑन Q0 0। क्या ऐसा है? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, F नेट इज नॉट इक्वल टू 0, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देख बाबू यहां पे क्यों नहीं होगा। F1 और F3, सबसे पहले F1 का मैग्नीट्यूड जरा निकालो तो। F1 का मैग्नीट्यूड, F1 कौन लगा रहा था, A पर रखा हुआ चार्ज Q0 पे लगा रहा था। तो कैसे लिखोगे, K लिखोगे, Q लिखोगे, Q0 लिखोगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो पूरा डायगोनल कितना होता है, √2a। तो √2a को 2 से डिवाइड करोगे तो a बाई √2 होगा, यानी ये वाला डिस्टेंस a बाई √2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। √2a को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 को नीचे, √2 इंटू, तो a बाई √2। तो यहां पे आप लिखोगे a बाई √2 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर जाएगा 2k Q0 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। इस टर्म को तुम कह दो F0, मान लो F0 कह दो। अब सिमिलरली तुम F2 का जरा मैग्नीट्यूड निकालो तो बाबू। तो F2 कौन लगा रहा था, 2Q। गौर से देखिए यहां पे, तो क्या लिखेंगे यहां पे, K पहला चार्ज का वैल्यू कितना है, 2Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई a बाई √2 का होल स्क्वायर। यही सेम कहानी, 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2k Q0 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू, और एक ये 2 बचेगा तो 2।
अब इस टर्म को देखो तो बाबू मैंने क्या माना था, एफ नॉट, तो ये कितना हो जाएगा 2f नॉट। गौर से देखते जाओ, F3 का मैग्नीट्यूड जरा निकाल के देख, तो सब कुछ वही रहेगा और वहां पे कितना चार्ज है 3q, तो ये लिखाएगा k इंटू 3q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई a बाई रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को इधर रखो, k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 3 करके इसको देख लो, करके देखो ये कैसे मैं कर रहा हूं। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3f नॉट, इधर मैं मिटाऊं तो चलो नहीं मिटाऊंगा अभी। अब F4 का मैग्नीट्यूड जरा निकालो तो F4 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो k इंटू 4q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई a बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेजोगे तो 2k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4f नॉट। आप देख रहे हो, अब जरा गौर से इस रिजल्ट में देखो तो f1 की वैल्यू कितना आ रही है f नॉट, f2 की वैल्यू कितनी 2f नॉट, f3 की वैल्यू कितनी आ रही है 3f नॉट और f4 की वैल्यू आ रही है 4f नॉट। तो f2 और f4 एक दूसरे के अपोजिट तो है, लेकिन क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है? नहीं है। F4 का मैग्नीट्यूड देखो तो बाबू कितना है 4f नॉट और F2 का मैग्नीट्यूड कितना है 2f नॉट, यानी F4 वाला लार्जर है। इसीलिए जब मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है तो ये थोड़ा छोटा किया है और इसको भी थोड़ा और छोटा करना चाहिए ताकि पता चले कि रिजल्टेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो F4 F2 से ज्यादा है और F3 F1 से ज्यादा है, तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालेंगे। तो F1 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके अलोंग होगा? F3 के अलोंग, लार्जर फोर्स की तरफ। और F4 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो F4 के अलोंग होगा। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसलिए चौकन्ना रहिएगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट F डैश वो किसका किसका है रिजल्ट, F3 माइनस F1, चूंकि लार्जर है F3 और F1 स्मॉलर है, तो F3 का मैग्नीट्यूड कितना है बाबू? तो F3 का मैग्नीट्यूड देख तो कितना है 3f नॉट है क्या? बिल्कुल सही। माइनस F1 का मैग्नीट्यूड कितना f नॉट, तो F डैश बराबर कितना आएगा 2f नॉट। गॉट माई पॉइंट। सिमिलरली डबल LY मैं लिख देता हूं, सिमिलरली F डबल डैश ये किसका किसका F4 माइनस F2। कोई दिक्कत? तो F4 माइनस F2 जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा 4f नॉट माइनस 2f नॉट इज इक्वल टू 2f नॉट। तो इन चार वेक्टर के बदले अब हमारे पास कितने वेक्टर बचेंगे? दो। F2 और F4 का रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो F डबल डैश है और F3 और F1 का रिजल्टेंट कौन है? F डैश है। तो ये कहानी देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट ये ऐसा कुछ बनेगा। कोई दिक्कत? तो F3 और F1 इसको हमने कहा है F डैश और इसको कहा है F डबल डैश। इन दोनों के बीच जो एंगल है वो एंगल कितने डिग्री के बराबर है बाबू? 90 डिग्री। बिल्कुल सही। थोड़ा सा मैं ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा दिया हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं, ये तो इजी है जी। इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। अब देख तो चार वेक्टर, तो अब हमें नेट फोर्स जो चाहिए F नेट इज इक्वल टू इन दोनों के सम के बराबर। तो F डैश और F डबल डैश दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ सर बिल्कुल है। और इनके बीच का एंगल भी पता है? बिल्कुल पता है। तो हम करेंगे क्या, डायरेक्टली 2 इंटू मैग्नीट्यूड फोर्स का। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? F नॉट, जो हम लोगों ने पढ़ा था। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उसके बीच का एंगल जानते हैं तो हम आसानी से ये वाला कॉन्सेप्ट यानी 2f cos थीटा बाई 2 करके नहीं निकाल सकते हैं। देयरफॉर F नेट इज इक्वल टू 2 इंटू फोर्स का वैल्यू वहां पे कितने के बराबर है? 2f नॉट इंटू cos 90 डिग्री बाई 2। अब सबका वैल्यू रख लो। F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2 2 ज़ा 4 इंटू F नॉट हमने किसको माना था? 2k क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर को, तो सिर्फ F नॉट।
तो इंटू 2k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, किसकी वैल्यू थी एफ नॉट, और इंटू cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री कितना होता है बाबू √2, √2 से इसको उड़ा दो, तो एफ नेट इज इक्वल टू 4√2k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये जो नेट फोर्स का डायरेक्शन आएगा इसके बीचों बीच आएगा, यानी ये होगा एफ नेट। तो बताओ तो फिगर में एफ नेट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा या इधर होगा? एफ नेट का डायरेक्शन एकदम नीचे होगा, यानी इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा नीचे। देखे, तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रोस्टैट में ज्यादा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम को ट्विस्ट किया जाएगा। इसमें आपको वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैट का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, और टेक्निकली 2 वेक्टर मैग्नीट्यूड वगैरह। ओके, राइट डाउन अच्छे से लिख लीजिए, फिर कोई दिक्कत हो तो इसमें पूछ लीजिएगा। ओके, लिखिए आराम से बाबू। हो गया, थोड़ा फास्ट लिखिए। इधर मिटा, इधर इधर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग लिखिए। मैं लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्सेप्ट को ये आएगा, ठीक है। इसको आप लोग घर पे पढ़िएगा और इस पे दिमाग लगाइएगा क्या क्या कह रहा है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ें। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, उधर लिखो, मैं उधर नहीं मिटा रहा हूँ, आप आराम से लिखो। बोर्ड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ना, चलिए ठीक है, इसको रब आउट करते हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलो अब आज के लिए एक लास्ट लेक्चर का प्रॉब्लम देखो, ठीक है, फिर आगे हम लोग करेंगे, है ना, प्रॉब्लम। और आज मैं होमवर्क भी दूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग करके लाइएगा, ठीक है। देखो क्या है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे एक चार्ज है Q। चलो हर बार पॉजिटिव लेते हैं, चलो इस बार थोड़ा निगेटिव लेके देखते हैं, आपको समझ में। ये -Q है, यहाँ भी -Q है और यहाँ भी -Q है। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है पॉजिटिव Q0। इसकी साइड है A, ये भी साइड है A और ये भी साइड है A। बिल्कुल सही। कैसा ट्रायंगल है भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे सिमिलर चार्ज रखे गए हैं। सिमिलर कहने का मतलब है अगर पॉजिटिव है एक कॉर्नर पे तो दूसरे पे भी पॉजिटिव, तीसरे पे भी पॉजिटिव। ये मान लो A है पॉइंट B और ये कौन है पॉइंट C और ये है आपका O सेंटर। बिल्कुल सही, गौर से सब लोग देखिएगा। सिमिलर चार्जेज हैव बीन प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सिमिलर कहने का मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड इसका भी सेम है। सेंटर पे Q0 है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द नेट फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेट फोर्स ऑन Q0। फिर वही कहानी, हमें जानना है तो पहचान कौन? Q0। ठीक है भाई, इसको थोड़ा बड़ा फिगर में मैं बना दूं डायग्राम में। चलो बड़े में बनाता हूं ताकि तुमको और क्लियर हो जाए, दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे चार्ज कितना है? -Q। यहाँ भी कितना है? -Q। यहाँ भी कितना है? -Q। यहाँ पे कितना है? Q0। बिल्कुल सही।
ये कौन सा पॉइंट है आपका, ए बी और सी, और ये कौन सा पॉइंट है बाबू, ओ। चलो देखो यहाँ पे पहला स्टेप, पहचान कौन, क्यू नॉट। काउंट रिमेनिंग कितने हैं, 3, बिल्कुल सही। ड्रॉ करो आप फ्री बॉडी डायग्राम फोर्स पे। सोच के देख तो ये वाला चार्ज जो है, ये वाला माइनस क्यू, इस क्यू नॉट पर क्या करेगा, इसको, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, डिसिमिलर चार्ज, तो ये माइनस क्यू नॉट इस पे फोर्स तो लगाएगा। किस लाइन के अलोंग लगाएगा, इस लाइन के अलोंग। अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव। इसका नाम कहो कितना है, F1। बहुत अच्छे, सी वाला लगा रहा है। उसी तरह ये भी इस पर फोर्स तो लगाएगा, कैसा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। इसका नाम दे दो कितना, F2। और सी वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसका नाम दे दो F3। कितने फोर्सेज इस पे काम कर रहे हैं, 3, बिल्कुल सही। 3 में कौन कौन है जरा देख तो बाबू इसको, अब ध्यान से इसको देखिएगा। आगे में उधर मिटाओ, चलो पहले फिगर तुम लोग बनाओ, तब तक मैं आगे मिटाता हूं। हो गया, ओके। वेलकम, ठीक है, आ जाओ आ जाओ जा 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 जा। यहां जरा देखियो तो इस क्यू नॉट पे टोटल कितने फोर्सेज काम कर रहे हैं, 3। इसको वेक्टर लॉ से ऐड करना है। जरा एक एक करके इसका मैग्नीट्यूड बता दे तो बाबू। F1 कौन लगा रहा था, C वाला लगा रहा था O पे, तो F1 का मैग्नीट्यूड जरा बताइए तो क्या होगा। तो पहले F1 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए गौर से देखना, यहां पे सब लोग ध्यान से देखना। ये पूरा डिस्टेंस कितना था, A, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A/2। ये पूरा एंगल कितना था बताओ तो, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री के बराबर होगा, 30 डिग्री। ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो R का काम करेगा। तो R कैसे निकालेंगे, तो R निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। क्या चीज की जरूरत पड़ेगी भाई, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना होगा। क्योंकि सबसे पहले यहां पे आपको लफड़ा फंसेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि कूलम्स लॉ में जो R का काम करेगा वो ये वाला डिस्टेंस है। तो इसमें जरा देख तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, cos 30 डिग्री, cos थीटा बराबर क्या हमने पढ़ा, जरा देख तो, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये, हाँ, यस, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस का काम यहां कौन कर रहा है, A/2, और हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, R। तो R इज इक्वल टू A/2 डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 है तो 2 कट जाएगा, तो 2 कटेगा तो बच क्या जाएगा भाई, तो R इज इक्वल टू बचेगा A/√3। गौर से सब लोग देख, A/√3। तो इस C वाले चार्ज और Q नॉट के बीच का जो डिस्टेंस है ये A/√3 होगा। ये भी उतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा। अब आसानी से हम F1, F2 और F3 का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F1 का मैग्नीट्यूड होता है K। चूंकि डायरेक्शन तो हम जान गए हैं निगेटिव पॉजिटिव, इसलिए मैग्नीट्यूड केवल लेंगे तो Q नॉट। ध्यान से देखिएगा, माइनस यहां नहीं पुट करेंगे। क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन को बताता है, और ऑलरेडी यहां मैंने डायरेक्शन ले चुका है, इसलिए अब ये केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। सो वी विल नॉट राइट -Q, गॉट इट। और डिवाइडेड बाई R², तो R का वैल्यू कितना है, A/√3। ये देख रहे हैं आप कितना है बाबू, A/√3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर ऊपर में भेजोगे
तो F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा बाबू वो कितने के बराबर होगा, 3k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो सिमिलरली देख तो F2 का भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, F3 का भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इज इक्वल टू किसका मैग्नीट्यूड, F2 का, इज इक्वल टू किसका मैग्नीट्यूड, F3 का। ये तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बट तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है। तो हमें नेट फोर्स चाहिए। तो नेट फोर्स ऑन Q0 इज इक्वल टू वेक्टर सम, चौथा पॉइंट, F1 प्लस F2 प्लस F3। अब जरा सोच के देख तो बाबू, यहां पे गौर से, सब फिगर में ही क्लियर है। नेट फोर्स निकालने के लिए F1, F2 और F3 तीनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। और वेक्टर लॉ में इस तरह के केसेस में हमें कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां ऐसे नहीं चलेंगे। ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितने डिग्री के बराबर होगा, 60 डिग्री। और ये भी एंगल कितने डिग्री के बराबर होगा, 60 डिग्री। चूंकि ये एंगल कितने डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री। तो F1 और F2 जो दोनों फोर्स हैं, इनके बीच का एंगल कितने डिग्री, 120 डिग्री। तो सबसे पहले लेक्चर में ही हमने पढ़ाया था, अगर दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल पता है, तो रिजल्टेंट तो एक स्टेप में निकाल सकते हैं। तो पहले F1 और F2 को तो हम लोग निकाल लेते हैं। लेट F डैश, टेक्निकली थोड़ा चलना होगा, इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। आप देख रहे हैं, ठीक है बाबू। तो F डैश इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट हम लिखेंगे 2, और F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, देखो कितना है, 3k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो कॉस कितना डिग्री, 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। 1/2, 2 ने 2 को मारा, तो लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आया ये 3k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है F डैश, उसका डायरेक्शन बीचों बीच, यानी नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, F डैश। तो नाउ F नेट इज इक्वल टू, देखते रहो यहां पे, F1 और F2 का F डैश, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, F डैश। चूंकि F डैश नीचे है और F3 ऊपर है, तो एक को पॉजिटिव लोगे और एक को निगेटिव लोगे, डायरेक्शन अपोजिट है। तो F डैश माइनस F3 अगर हम कर दें तो ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो F नेट इज इक्वल टू, ये कितना है बाबू, 3k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अगर नीचे को पॉजिटिव लेते हैं तो ऊपर वाला निगेटिव होगा, ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे वाला निगेटिव होगा। तो चलो मैं नीचे वाले को पॉजिटिव ले लेता हूं, तो ऊपर वाला निगेटिव होगा। तो उसकी भी वैल्यू कितनी थी, 3k वहां देख, डिवाइडेड बाई कितना, ए स्क्वायर। ये दोनों को कैंसिल हम करेंगे, कैंसिल करेंगे तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, 0। इसलिए ये लास्ट रिजल्ट जो हमारा आया, तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आया F नेट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। जल्दी से लिखो तो इसको मैं कंक्लूड करूं, इसका निष्कर्ष मैं बताऊं क्या है क्विकली। इसका कंक्लूजन हम लोग देखेंगे अभी तुरंत। जल्दी से पहले छापिए, क्यों यहां 0 हो गया और इससे पहले वाले प्रॉब्लम में 0 नहीं हुआ था। हो गया भाई, डन। इधर बेटा, इधर इधर, चलो। अब जरा सोच के देखिए, इस लेक्चर में हमने इसमें जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू 0 नहीं आया था।
लेकिन इस केस में जो सेंटर पे चार्ज प्लेस्ड है Q0, इस पे नेट फोर्स 0 आ गया। ऐसा क्यों हुआ? आज के लेक्चर में ये आपका क्वेश्चन रहा, आपको सोच के देखना है कि पहले वाले केस में 0 क्यों नहीं हुआ है और इस केस में नेट फोर्स 0 क्यों हो गया। जितने भी लोग आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। पहले इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सेंटर पे जो चार्ज प्लेस था उस पे नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, लेकिन इस केस में सेंटर पे जो चार्ज प्लेस है उस पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0। दिस इज योर क्वेश्चन। ऐसा क्यों हुआ? पहले वाले में 0 नहीं हुआ और इसमें 0 क्यों हो गया? क्या रीजन था दोनों में? ओके, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अगले लेक्चर में मैं बढ़ूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जवाब दीजिएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में नेट फोर्स 0 क्यों नहीं हुआ था और इस क्वेश्चन में नेट फोर्स आखिर 0 कैसे हो गया। ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी इसमें कंटिन्यूअसली अप्लाइड पार्ट ही चलेगा, धीरे धीरे बहुत इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी और इसी से आपको सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आएगी, कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, वो डेफिनेशन वगैरह पढ़ने से नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिए।